गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के 5 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन छठा करेंगे, लास्ट है ये, उसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो हमने क्या चर्चा की वाला जो कॉलम है इसमें मैंने वो प्रॉपर्टीज गुण लिखे हुए हैं, तो गुण अपन ने सब में लिखा है, मतलब अलग अलग अपन ने पहले लिख लिया, तो ये सब अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन को खाली छठा क्वेश्चन करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो छठा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट अपन। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये मेरे को एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों तो 90 है ही नहीं, 90 तो यही है। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का, समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी समकोण है, तो सम्मुख भुजा कौन सी है? एसी। एसी का मध्य बिंदु है, मतलब एसी का मध्य बिंदु है मतलब ओ, ये जो दोनों है बराबर है, एओ बराबर ओसी है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान, मतलब अपन को निकालना क्या है कि ए बी बराबर ओ बी बराबर बी सी है। ए बी बराबर ओ बी बराबर बी सी अपन को निकालना है इसमें, ठीक है। और तो ये पहले चित्र बना देंगे अपन ऐसा। तो एक बार कॉपी कहाँ गई है आपकी? कॉपी नहीं मिल रही, ये रही आपकी कॉपी। तो इसमें अपन उतारेंगे अब। ये देखो, ये लास्ट में मैंने आयत और वर्ग की लिख रखी है, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करने, 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। तो छठा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। पहले इसका चित्र बनाएंगे सब। अब पहली बात तो ये आयत है, पहली बात तो ये आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है कि इसका एक कोण समकोण है। एक कोण समकोण है का क्या मतलब है कि आयत है। ओ बी ओ ए सी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे क्या दिखाना है? ए बी बराबर बी, सॉरी ए बी नहीं, क्या पूछा है इसने? बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है। एओ बराबर ओ सी बराबर बीओ, एओ बराबर ओ सी बराबर बीओ, ये अपन को निकालना है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को क्या पूछना है कि ओ जो है ए बी सी से समान दूरी पर है, तो ओ ए से दूरी क्या है? एओ, ओ बी से क्या है? ओ बी, और ओ सी से क्या है? ओ सी। तो ये दोनों समान है, तो मेरे को ये तो दिया हुआ है ये ए और ओ सी समान है। ये तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है कि एओ बराबर ओ सी है। क्यों गिवन है? क्योंकि मेरे को दिया हुआ है ओ बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। नहीं, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ जो है इस समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब वो बराबर काट रहा है। कोई भी चीज का मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब वो किसी लाइन को बराबर 2 भागों में काट रहा है, और वो खुद ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो एओ बराबर ओसी तो मेरे को दिया हुआ ही है, और ऐसी आकृति मेरे पास बनी हुई है। तो अगर मैं इस बिंदु को डी नाम दे दूं तो मेरे पास ये आयत है, मुझे दिख रहा है। क्यों आयत क्यों है? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री मिल रहा है। एक कोण 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ये आयत है। एक कोण 90 डिग्री मतलब सारे कोण 90 डिग्री, ये आयत है। और आयत की क्या खास बात होती है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। होते हैं क्या? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं क्या? हाँ, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये आयत है तो AC और BD बराबर होंगे। ये आयत है तो AC और BD बराबर होंगे, क्योंकि AC और BD क्या है? वो आयत के विकर्ण है। अब AC को मैं क्या लिख दूंगी? AO प्लस OC लिख दूंगी। AO प्लस OC लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि AO प्लस OC AC बन जाएगा। और BD को क्या लिख दूंगी? BO प्लस OD लिख दूंगी। BO प्लस OD लिख दूंगी मैं। अब BO प्लस OD लिख दिया। A और OC बराबर है, A और OC बराबर है। अब मेरे को ये आयत है, इसका बताऊं कैसे चला? क्योंकि मेरे पास 2 चीजें थी। एक तो क्या था कि ये 90 डिग्री है, दूसरी चीज क्या थी कि इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं। आयत के क्या होते हैं? आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण O पे काट रहे हैं और O इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि आयत है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक चीज तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है और एक चीज अपन को पता है। तो ए और ओसी, तो एओ को क्या लिख दूंगी? ओसी प्लस ओसी। एओ को ओसी भी लिख सकती हूँ क्योंकि बराबर है। बीओ और ओडी में बीओ को ओडी भी लिख सकती हूँ क्योंकि बराबर है, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह आयत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है और मुझे दिया हुआ है कि एक जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहा है। अब ये ओसी ओसी 2 ओसी, ओडी ओडी 2 ओडी, ओडी लिख दिया क्या मैंने? ओडी मत लिखो इसको, बीओ लिखो, बीओ प्लस बीओ लिखो, ठीक है।
इस OD को भी मैंने BO लिख दिया, इस OD को भी मैंने BO लिख दिया, BO प्लस BO 2 BO, तो 2 से 2 कट गया। OC बराबर BO या OB, तो OC बराबर BO आ गया और AO तो बराबर है, अब मुझे पता है OC बराबर AO है, तो AO बराबर OC बराबर BO। ठीक है, मेरे को पता है AO बराबर OC है, तो OC इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर है, और यही अपन को निकालना था। इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब मेरे को ये दिए हुए हैं चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज होता है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का मतलब सम्मुख दो जोड़े जो होते हैं वो समांतर होते हैं, दोनों जोड़े होते हैं वो समांतर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो और इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण तो होते ही है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, मतलब इसमें सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित तो करते ही है, साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। आयत में क्या होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होती है और 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री हो जाता है, मतलब सारे ही 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, प्रत्येक कोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर माप के। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पे विकर्ण 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। पतंग क्या होता है, पतंग में जो आसन्न भुजाएं होती है वो बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब लंब मतलब 90 डिग्री, जैसे विकर्ण है ना तो ये 90 डिग्री है, ये चारों ही 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब ये विकर्ण इसको समद्विभाजित करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ये जो विकर्ण है ये इसको समद्विभाजित करता है पर ये इसको नहीं करता है। इसका कहने का मतलब है एक विकर्ण दूसरे को करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करते हैं, कोई भी एक दूसरे को करता है वो दिख जाएगा। जैसे मुझे इसमें दिख रहा है कि ये और ये तो बराबर नहीं है, ये और ये ही बराबर हो सकते हैं। आकृति में एम कोण बी इक्वल टू एम कोण डी, बी और डी बराबर होते हैं पर ए और सी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब सम्मुख भुजाओं का एक ही जोड़ा, सम्मुख कोणों का एक ही जोड़ा बराबर होता है और विकर्ण भी एक ही दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये अपनी खत्म कहानी, बात पुरानी। अब है ना अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो नया चैप्टर देखो आपका जो सिलेबस है उसमें अपन कहाँ तक पहुंच गए हैं एक बार देख लेना, एक बार सभी लगा लो। अब इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर अपने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में से कुछ टॉपिक हटाए, मतलब पूरे नहीं हटाए वो चैप्टर, कुछ टॉपिक हटाए, तो अपन ने तो पूरे कर लिए हैं, तो अपन को पूरे ही करके चलना है। तीसरा चैप्टर आपका पूरा है, जो अभी अपन ने किया ना वो पूरा चैप्टर है, और ये दोनों भी आपको पूरे ही मानने हैं क्योंकि अपन ने कर लिए हैं। तो ये 3 चैप्टर हो गए हैं। अभी जो चौथा और पांचवा है ना ये सिलेबस से हट चुका है, चौथा पांचवा सिलेबस से हट चुका है, तो अब अपन क्या शुरू करेंगे, अध्याय 6 शुरू करेंगे सीधा, क्योंकि जो चौथा पांचवा है प्रायोगिक ज्यामिति और आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा पांचवा दोनों हट गए हैं, तो ये खत्म। तो अध्याय 6 अपन चालू करेंगे, तो अध्याय 6 निकाल लो। ये अपनी क्रॉस लगा लेना, कुछ आगे लगा लेना, पूरी किताब तो खराब करना मत। छठा निकाल लो, ये आंकड़ों का प्रबंधन था ना, ये भी चला गया है मेरे से, तो आंकड़ों के प्रबंधन, वर्ग और वर्गमूल ये हैं। देखो ये वाला चैप्टर जो है ना, देखो एक बार छोटा है तो ये जो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है ना वो मुझे करना है, वर्ग और वर्गमूल। वापस दिखा रही हूं, पहला पूरा है, दूसरा पूरा है, तीसरा पूरा है, चौथा हट चुका है पूरा, पांचवा भी हट चुका है पूरा, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां हट चुका है, 11वां है, 12वां हट चुका है, 13वां, 14वां, 15वां है और 16वां हट चुका है। ठीक है ना, ये सिलेबस है। अब वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्ग और वर्गमूल में से भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो वो टॉपिक देख लो पहले, फिर चालू करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, सेकंड थर्ड ये जो कुछ और रोचक प्रतिलोम, पेज नंबर 99 पे जो कुछ और रोचक प्रतिरूप है ना, ये वाला जो है पूरा ये हट चुका है। ठीक है ना, ये वाला हट गया है, और ये दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे ये हट गया है, और कुछ नहीं हटा है इसमें से। और ये दशमलव वर्गमूल, ये जो 100 पेज नंबर 113 है, इस पे ये दशमलव का वर्गमूल भी अपना हट गया है, दशमलव का वर्गमूल नहीं निकालेंगे अपन। तो अब इस चैप्टर को शुरू करेंगे अपन, वर्ग और वर्गमूल को। अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल लगा लो सब अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग। अध्याय 6
अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, तो एक बार इसमें से ही पढ़ेंगे अपन। भूमिका, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, जहां भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई होता है। मतलब इसे बताना चाह रहा है कि अपन को पता है कि वह जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है। हाँ, सबको पता है। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग की देखो दोनों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की दोनों चारों भुजाएं बराबर होती है, जो भी होती है बराबर होती है, तो भुजा इंटू भुजा मतलब वो सेम ही चीज है। तो अगर वर्ग की भुजा 1 है तो 1 इंटू 1 1 होगा, वर्ग की भुजा 2 है तो 2 इंटू 2 4 होगा, 3 है तो 3 इंटू 3 9 होगा। अब अगर 1 2 बार है तो उसको 1 स्क्वायर लिखेंगे, 2 2 बार है तो उसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 बार उसको 3 स्क्वायर लिखेंगे, ए बार है तो उसको ए स्क्वायर लिखेंगे। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर उसी नंबर से इंटू हो रहा है तो उसको स्क्वायर हो जाता है वो। जैसे 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, 9 इंटू 9 9 स्क्वायर, 100 इंटू 100 100 स्क्वायर। ठीक है। अब संख्याओं 4 9 25 64 और इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है? इनमें यह विशेष है कि इनका कुछ वर्गमूल है। इनका कुछ वर्गमूल मतलब ये 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2 4, ये 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 3 9, ये 5 का स्क्वायर है 55 25, ये 8 का स्क्वायर है 20 64। ऐसा चूंकि 4 को 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 9 इंटू 9 को 3 इंटू 3 3 स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम पाते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को उसकी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की संख्याएं 1 4 9 16 25 को वर्ग संख्या कहते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ऐसा साधारणतया यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है। साधारणतया यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m इसका एक वर्ग संख्या है। m वर्ग संख्या को n स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये सब वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 4 है, इसको 2 स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये क्या है? वर्ग संख्या है। ये 9 है तो इसको 3 स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वर्ग संख्या है। 5 को लो, 5 को किया जा सकता है क्या व्यक्त? नहीं किया जा सकता। 5 किसको किसी से व्यक्त नहीं किया सकता। 9 को किया जा सकता है 3 स्क्वायर से, 5 को नहीं किया जा सकता, 6 को नहीं किया जा सकता। ठीक है। यदि हम जानते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और 6 स्क्वायर 36 होता है, मतलब 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 और 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36 होता है। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए और जो 5 और 6 के बीच हो। देखो 25 और 36, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये हमें पता है। अब मुझे कोई कहे कि ये 32 एक वर्ग संख्या है, तो 32 जो है 25 और 36 के बीच में आता है, तो उसका जो वर्ग होगा वो 5 और 6 के बीच में, मतलब जो वर्गमूल होगा वो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। परंतु 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, 5 और 6 के बीच कोई सही है प्राकृत संख्या नहीं है। 5 के बाद सीधा 6 आता है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट दशमलव की संख्या का होता है। निम्न संख्या उनके वर्गों के बारे में विचार कीजिए। आप इसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 चंका 36, 7 49, 8 64, 99 81, 10 100। उपरोक्त सारणी में क्या आप 1 से 100 के बीच कई वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या 100 तक कोई प्राकृतिक वर्ग संख्या छूट गई है? बिल्कुल छूट गई है, खूब सारी छूट गई है। आप पाएंगे कि सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होती है, सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होती है। जैसे अपन 100 तक बात करें तो 1 होती है, 4 होती है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 25, 6 चंका 36, 6 चंका 37, 7 49, 8 8 56, 9 81 और 100, ये होती है। खाली ये वर्ग संख्याएं होती है। 1 से 100 तक की बात करें तो ओनली ये वर्ग संख्याएं होती है, बाकी जो बची वर्ग संख्याएं नहीं होती है। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती है। जो वर्ग संख्याएं होती है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती है। दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। 30 और 40। अब सोचो 25 होता है तो वो तो होगा नहीं, फिर 6 चंका 36 होता है तो इसके बीच की 36 होगी, और ये नहीं करना है कॉपी में। 50 और 60 के बीच में 7 की देखो 7 49 नहीं आएगी इनके बीच में, और 20 64 आएगी, जो 64 भी इनके बीच नहीं आएगी। 7 49 भी नहीं आएगी, 20 64 भी नहीं आएगी, तो 6 और 7 के बीच कोई होता नहीं, तो इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 0 है इनके, 0 भी नहीं है, मतलब 0 कोई संख्या मान के चले तो 0 वर्ग वो नहीं है इनके बीच, पर कुछ नहीं है, क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं है इनके बीच में। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म
ठीक है, तो ये वर्ग संख्या, ये सबको याद होनी चाहिए टेबल। ये टेबल सबको कॉपी में बनानी है, ये टेबल सबको कॉपी में बनानी है। एसी की एसी, स्केल से लाइनें वाइनें खींच के, और लाइनें पेंसिल से खींचनी है, पेन से नहीं खींचनी, पेन लीक हो जाता है। ठीक है, पेंसिल से लाइनें खींचनी है और ये पेन से लिखना है। ये तो लाल पेन से लिखने हैं, ये नीले पेन से लिखने हैं, और ये जो लाइनें हैं ये पेंसिल से खींचनी है, और ये टेबल सबको होमवर्क में बनानी है। और ये जो वर्ग है ये सबको याद होने चाहिए, 20 तक के वर्ग तो सबको याद ही होने चाहिए। ठीक है ना, रट लेना इनको, तो ये बहुत काम आते हैं आगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 का 36, 7 4, 8 64, 9 9 81, 10 100, 11 × 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 296, नहीं 256, 17 289, 18 324 और 19 361। मेरे को भी इतने आते हैं। उपरोक्त सारणी में वर्ग का, ठीक है, ये करनी है होमवर्क में, ये जो सारणी है ये होमवर्क में बनानी है। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्या का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं के अंतिम अंक यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है? ये सभी संख्या इकाई का अंक 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है। 0 1 4 5 या 9 पर, 6 या 9 पर क्यों समाप्त होती है? क्योंकि देखो अपन है ना, अगर वो देखिए ना 0 से 9 तक, कहानी सारी 0 से 9 तक चलती है, क्योंकि 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में भी इकाई का अंक 5 है, 6 का स्क्वायर 36, इकाई का अंक 6, 7 का स्क्वायर 49, इकाई का अंक 9, 8 का स्क्वायर 64, इकाई का अंक 4, और 9 का स्क्वायर 81, इकाई का अंक 1। फिर वापस 10 से तो वापस वही, क्योंकि 10 का 100 हो जाते हैं। फिर 11 का वापस 121 1 वाला आ गया, 12 का 144 2 वाला आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 या 8 नहीं है, आता है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या इनके पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी? इस बारे में सोचिए। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई संख्या इन पे, जैसे 71 ले लो, 71 क्यों 21 ही ले लो, 21 कोई वर्ग संख्या होती है क्या? नहीं होती है वर्ग संख्या, तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि कोई संख्या इन पे खत्म होगी तो ही वर्ग संख्या होगी, पर यह जरूरी नहीं कि इन पे खत्म हो रही है तो वर्ग संख्या ही होगी। ठीक है ना, ये भी प्रयास कर लेते हैं। प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। क्या आप कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं? हम कैसे जानते हैं? ये 1057 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? कैसे पता लगाओगे? देखो, ये अपन इनटू करके देख सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। ऐसे तो पता है क्या ऑप्शन होता है इनका, जो सही मेथड होता है वो तो होता है एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, 7 या 12, ये तो नहीं होगी, देखना ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सपना थोड़ी आ रहा है, सही बात है। 31 का देखो 961, 32 का देखो, 35 का देखो, एक काम करो 35 का देखो, 55 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10 105, 5 5 12 है, 1225 हो रहा है, 1225 हो रहा है। अब 31 का देखो, सॉरी 31 का क्यों, पहले 34 का देखो ना, 34 का, 35 का देख ले, 34 का 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 3 3 9 1 10, 6 3 2 5 1 1 1156। अब 33 का भी देखो, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 9 9 18, 1089। ठीक है, 1089 भी बड़ा है इससे। तो अब 32 का देखो, ऐसे सपने नहीं आते हैं, इनको करना पड़ता है। 4 6 1024। ठीक है, तो 32 का क्या 1024, 33 का क्या 1089, 1024 तो इससे छोटा है, 1089 इससे बड़ा है। तो 32 और 33 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं जिसका ये हो जाए, तो ये तो नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये है क्या? ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक काम करना है अपन को, ये नहीं करना है। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, अभी आगे इसका आएगा सीधा करने का, तब से देखेंगे। 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। कोई सी भी लिख दो, 21 लिख दो, 21 लिख दे में। ठीक है, 21 लिख दिया अपन ने। और क्या हो सकता है सोचो, खूब सारी हो सकती है। तो 21 हो गया, और 3 भी आ सकता है ना, तो 23 लिख दो। ठीक है, 27 लिख दो, लिख लो 5 संख्या है कोई सी भी, और 42 लिख लो, 44 लिख लो। ठीक है, ये कुछ नहीं होगा इनका, कुछ भी नहीं होगा इनका।
42 नहीं लिख सकते, 41 लिखो, और ये इसको भी 29 कर दो, ठीक है। ये लिख सकते हो कोई सी भी। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि ये वाली जो 0, 1, 4, 6, 9 पे समाप्त होने वाली ऐसी संख्या लिखनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कोई सी भी लिखना। निम्न सारणी में वर्गों का अध्ययन कीजिए और दोनों में इकाई का स्थान का निरीक्षण कीजिए। इकाई का नंबर हमेशा सेम होगा, जैसे 1 का 1 है, 11 का 121 है, 21 का 441, तो 1 1 1। 2 का 4 है, 12 का 144, 22 का 484, 4 4 4, ठीक है, 4 4 4। इकाई का अंक मतलब सेम रहेगा, जैसे 3 वाले हैं, 13 वाले, 23 वाले, 33 वाले, 43 वाले, उनमें जो इकाई का अंक होगा उनके वर्ग का वो सेम रहेगा, ये कहना चाहता है। निम्नलिखित वर्ग संख्या अंक 1 पर समाप्त होती है। 1 1 81 9 121 11 361 19 404 41 21, सही है। में से कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी? इसमें से कौन संख्या 1 पे समाप्त होगी? अब देखो, इसमें सारा करने की जरूरत नहीं है, खाली 3 का कर लो। 3 3 9 होते हैं, तो ये 1 पे समाप्त नहीं होगी। 7 7 49, 1 पे समाप्त नहीं होगी। 2 2 4, 1 पे समाप्त नहीं होगी। 1 × 1 1 पे समाप्त होगी, ये होगी 1 पे समाप्त। और 9 9 81, उसमें भी 1 होते हैं, तो ये भी 1 पे समाप्त होगी, ये दोनों होगी, ठीक है। प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन निकलने हैं। इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्याएं लिखिए जो 1 पर उनकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो? 1 9 11 19 21 29, मतलब 1 वाली 9 वाली, 1 9 और 1 9 वाली 11 की लाइन में 11 19, 21 की लाइन में 21 29, 31 की लाइन में 31 39, फिर लिखते जाओ, ठीक है। योगी आप देखेंगे कि यदि एक संख्या में इकाई के स्थान पर, ये देखो नोट करने वाले बात है, आप देखेंगे कि यदि एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसकी वर्ग संख्या 1 के अंत में 1 आता है, यही देखा है अपन ने, ठीक है। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज अपन ने खाली छोटी छोटी पढ़ी है। आपको करना क्या है, ये वाली टेबल बना लेना, ये वाली टेबल बना लेना। किसी के पास किताब नहीं हो तो ये देखो दिख रही है, और फिर भी नहीं दिख रही हो तो संख्या वर्ग लिख के गुणा करते रहना बैठे बैठे, ठीक है ना।